Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. I am Anshuman and today we are going to see lecture 11 in our CSAT practice series initiative for your attempt of civil services examination in 23 and 24. तो अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने वाले हैं 23 या 24 में, तो आपको पता है फर्स्ट स्टेज कंप्राइजेज ऑफ प्रीलिम्स, ठीक है, और उसमें जो है दो पेपर होते हैं, GS1 एंड दूसरे पेपर को भी GS2 बोलते हैं, लेकिन वो किस सब्जेक्ट का होता है, तो वो होता है CSAT का, जिसको बोलते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अब CSAT जो है उसमें 3 सेक्शन से बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्ट, जिसका प्रिपरेशन हमने कर रखा है, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चंस हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में देखा है, और दी थर्ड इज इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, और उस पर बेस्ड हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। पिछले कुछ लेक्चर से लोग बोल रहे थे कि आरसी पर भी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, तो आज कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके आए हैं उनको हम लोग लेकर आए हैं, और आज देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जिसको आपको दिमाग में रखना है वाइल सॉल्विंग दी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, ठीक है। तो क्योंकि सबसे कंफ्यूजिंग यही होता है, और इसके ऑप्शंस जो होते हैं वो काफ़ी वैरी करते हैं। जब तक यूपीएससी का ऑफिशियल की नहीं आ जाता है तब तक आप श्योरिटी से नहीं बोल सकते हैं। खास करके एवरी ईयर 5 to 6 क्वेश्चंस तो रहते ही हैं जिसके ऑप्शंस आप डेफिनेटली क्लेम नहीं कर सकते हैं कि यही होगा, क्योंकि यूपीएससी को जो सही लगेगा वही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस को भी आज हम लोग देखेंगे कि किस क्वेश्चन को आपको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए और किस क्वेश्चन को जो है आप लास्ट में रख सकते हैं या फिर इवन छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि उसमें एम्बिग्विटी है, ऑप्शंस में क्लैरिटी नहीं है, कोई क्लियर ऑप्शन निकल के नहीं आ रहा है। तो उस केस में नेगेटिव मार्किंग को एक तरह से बचने के लिए आप जो है उस तरह के क्वेश्चंस को अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले कुछ डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। आपको अगर रीसेंट ईयर्स में आप देखेंगे और ऑलमोस्ट पिछले साल भी, मतलब उससे पहले भी डिस्ट्रीब्यूशन यही रहता है। टोटल क्वेश्चन आपको पता है 80 रहता है, 80 क्वेश्चंस आर देयर इन CSAT। टोटल है दैट इज 200 मार्क्स। तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो कितना का बन गया, करीबन 2.5 नंबर्स, 2.5 मार्क्स का जो है आपका एक क्वेश्चन रहता है। अब क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्वांट में जो है वो 38 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल रहा है पिछले 2-3 सालों से, ठीक है। ये 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे वैरी कर सकता है, लेकिन क्वांट में आपके करीबन 38 क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें आप जो है DI के क्वेश्चंस को भी यहीं पर ऐड करके रख सकते हैं। DI के क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली वो क्वांट का ही एक्सटेंशन होता है, जस्ट इन द फॉर्म ऑफ पाई डायग्राम, या तो आपको लाइन ग्राफ, या तो आपको बार चार्ट, इस तरह का चीज़ दे दिया जाता है, और उसमें आपसे यही पूछा जाता है तो बताइए कि जैसे किसी ग्राफ में आपको दे दिया जाएगा कि किसी साल का डेटा पॉपुलेशन दे दिया गया है, तो आप बताइए इस साल से उस साल में कितना इंक्रीज़ हुआ। तो इस तरह की चीज़ों को देता है। तो बेसिकली ये क्वांट ही है, लेकिन इन दी फॉर्म ऑफ पाई चार्ट, बार ग्राफ, या फिर आपका जो है लाइन डायग्राम, ठीक है। उसके बाद क्या है, दैट इज़ द दूसरा पार्ट क्या है, दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग, LR। इसमें क्वेश्चंस आते हैं, हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हमने देखा है ब्लड रिलेशन, साइलॉजिज्म, ठीक है। फिर रैंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, सीरीज, नंबर सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आने लगा है आजकल। 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो करीबन 15 क्वेश्चंस होते हैं। और द थर्ड सेक्शन इज इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, और इसमें जो है वो करीबन 27 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो अगर आप जोड़ेंगे तो इनका जो है सम दैट विल बी 80 क्वेश्चंस। तो आपको पता है मेजर चंक इज इन क्वांट, और उसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं, ठीक है। किसी भी सेक्शन को, जैसे बहुत लोगों का स्ट्रैटेजी होता है कि सिर्फ इंग्लिश और LR से क्वालिफाई कर जाएंगे, तो उस केस में क्या होता है, अगर इंग्लिश थोड़ा सा भी टफ आ जाता है तो उनका डिपेंडेंस ऑन LR जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और क्वांट के कुछ ईजी क्वेश्चन सिर्फ आप सॉल्व करोगे तो वो अब नहीं होता है, ठीक है, उससे अब, क्योंकि इंग्लिश भी बहुत टफ होता चला जा रहा है। इसी कारण आपको एक परफेक्ट मिक्स चाहिए। आपको कुछ जो है 20 ऑड क्वेश्चन जो है आपको क्वांट के भी सॉल्व करने पड़ेंगे, LR के भी आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और इंग्लिश के भी करीबन आपको 15 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप टारगेट लेके चलते हैं कि 45 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, जो कि एक अच्छा अटेम्प्ट होता है, मैं आपको ये बता सकता हूं क्योंकि मैंने ये एग्जाम दिया है बहुत बार, तो ये पता है कि अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा है तो 45 to 50 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करें तो आप डेफिनेटली एक सेफ जोन में चले जाते हैं, ठीक है। इससे नीचे अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो फिर आप काफ़ी रिस्की गेम खेल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर 3, 4, 5 क्वेश्चन और ज़्यादा गलत हो जाए आपका, तो फिर आप जो है काफ़ी नीचे आ जाते हैं, और फिर आप 70 के मार्क के जैसे नीचे आने लगेंगे तो
फिर आपको एंग्जाइटी होगा। और अगेन आपको पता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे ऊपर नीचे हो जाएगा, तो फिर आपका 66 का जो मार्क है वो मिस आउट हो जाता है। बहुत लोगों को 65 मार्क्स भी आता है, ये भी आपको बता देते हैं कि बहुत लोगों को ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नंबर है 65 मार्क्स। ये बहुत लोगों को ये नंबर आता है कि जस्ट बिकॉज कि 64 या 65 नंबर आया उनका सीसैट नहीं निकलता है, ठीक है। तो इसी कारण इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि आपको एक परफेक्ट मिक्स चाहिए फ्रॉम क्वांट, फ्रॉम एलआर एंड फ्रॉम इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अब देखिए अगेन जो पेपर इस तरह से डिजाइन रहता है कि आप तीनों सेक्शन से इजी क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। अगर आप क्वांट के देखें क्वेश्चंस तो 20 क्वेश्चंस डेफिनेटली ऐसे रहते हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके मतलब अगर तैयारी करके गए हैं तो डेफिनेटली अटेम्प्ट करके आएंगे। और क्वांट में सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी रहता है, अगर आपका 90% का भी एक्यूरेसी रहता है तो आपका 18 क्वेश्चंस जो है वो सही होना चाहिए, ठीक है। 90% का एक्यूरेसी जो है वो क्वांट में डेवलप किया जा सकता है, इसी कारण बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई रैंडम परसेंटेज नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो 90% जो है आप स्कोर कर सकते हैं जो भी आपका अटेम्प्ट है क्वांट का। एलआर भी सही सेम चीज़ है। एलआर में भी आपके 10 क्वेश्चंस तक जो है वो इजी रहते हैं, सॉल्वेबल रहते हैं। 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग हो, तो वैसे क्वेश्चंस को आपको अवॉइड करना है। और इंग्लिश में भी आपको सेम काम करना है कि 15 to 20 क्वेश्चंस जो है आपको खोज के निकालना है जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। कुछ क्वेश्चंस जो है जो आपके सीसैट 2021 में आए थे उसको हम लोग लेंगे, अभी जो है उसको अटेम्प्ट करेंगे आपके सामने। लेकिन कुछ चीज़ जो है आपको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। थिंग्स टू कीप इन माइंड बिफोर सॉल्विंग अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट चीज़ जो आपको दिमाग में रखना है दैट इज चूज योर क्वेश्चंस वाइजली। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप 5 मिनट जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं पूरे पेपर का सर्वे करने के लिए, ठीक है। आप एक बार ओवरव्यू ले लीजिए कि कौन से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, ठीक है। जो लेंदी पैसेज लग रहा है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस जिसमें रहते हैं, उस तरह के पैसेज को भी आप लेटर ऑन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो जिसमें सिर्फ सिंगल ऑप्शन वाला जो रहता है उसको आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन बहुत वाइजली चूज करना है। अगर आप 5 मिनट जो है क्वेश्चन चूज करने में बिताते हैं तो वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट रीप करेगा रादर देन कि आप जस्ट किसी पैसेज को पढ़ लें और उसमें 10 मिनट वेस्ट कर दें, ठीक है। ये 10 मिनट वहाँ पे काफ़ी क्रूशियल हो जाता है। तो आप 5 मिनट जो है इन्वेस्ट करें ऑन सर्विंग दी पेपर। उसके बाद क्या है, ऑलवेज लुक फॉर ऑप्शंस हैविंग ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। ये एक थंब रूल है आप बोल सकते हैं यूपीएससी के साथ, ठीक है। क्योंकि अगर आप पिछले 2-3 सालों के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के अगर आंसर को देखेंगे तो यूपीएससी जो है वो हमेशा वैसे ऑप्शंस के लिए जाता है जिसका थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है और जो पूरी तरह से जो भी पैसेज या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको दिया हुआ है उसका मैसेज को अपने अंदर जो है वो एक तरह से इनकलकेट कर ले, ठीक है। कभी भी नैरो पर्सपेक्टिव बेस्ड ऑप्शंस आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक। अगेन दिस इज यहाँ पर भी जो है आपको कभी कभी हो सकता है कि यूपीएससी नैरो पर्सपेक्टिव वाला ऑप्शन दे दे, लेकिन मैक्सिमम केस में जो है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ही आपका सही होता है, ठीक है। आप चेकआउट कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस देख कर आप जो है अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि जो ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ों को कवर कर रहा है और लग रहा है कि यहाँ कोर मैसेज जो है वो यही बता रहा है। इवन वो जो है डायरेक्टली कुछ लाइंस अगर इवन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वो यूज़ नहीं कर रहा है वो ऑप्शन, तब भी वो ऑप्शन आपका सही हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरा जो प्रॉब्लम होता है जो इवन GS1 में मतलब पेपर 1 में भी लोग करते हैं कि सेकंड गेस करते हैं अपने ही ऑप्शन को मार्क किया हुआ। देखिए होता क्या है कि जब आप रीडिंग आरसी पैसेज पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक इमेज बनता है कि इस जो पैसेज का है एक जो भी उसका आउटकम है या जो मैसेज वो कन्वे करना चाह रहा है वो आपके दिमाग में बन जाता है बैकग्राउंड में, वो आपको पता नहीं रहता है। तो आपको एक जो आप ऑप्शंस पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले वही स्ट्राइक करता है, हाँ ये ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है, सबसे जो है वो कन्विंसिंग लग रहा है। लेकिन होता क्या है कि थोड़ी देर के बाद लोग दूसरे तरह से लॉजिक लगाने लगते हैं और अपने ही ऑप्शन को गलत कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को भी आपको अवॉइड करना है। सेकंड गेस मत किया करिए, अपने पर भरोसा करिए, क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो पूरा कॉन्फिडेंस का गेम है। अगर आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन सही है तो ये ऑप्शन सही होगा, इसका 100% चांसेस है, 95% चांसेस है कि वो ऑप्शन ज़रूर सही होगा, ठीक है। अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करके गए हैं, इवन अगर आप जो है आपको पता है कि अगर आप हिंदू का एडिटोरियल पढ़ते हैं या इंडियन एक्सप्रेस का अच्छा एडिटोरियल्स पढ़ते हैं तो एडिटोरियल पढ़ने के बाद भी आपके पास एक इमेज बनता है, एक पैराग्राफ अगर आपने पढ़ा है एडिटोरियल का तो आपको एक इमेज बनता है आपके दिमाग में कि हाँ ये पैराग्राफ में जो है ये बताना चाह रहा था। सेम चीज़ जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी होता है। और ऑप्शंस भी जो है आपको 2 ऑप्शन डेफिनेटली बहुत नियर होंगे, तो जो आपको सबसे कन्विंसिंग लगे फर्स्ट गो में वो बहुत चांसेस रहता है कि वो आपका सही हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब जो है मेन जो आते हैं दैट इज क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रैक्टिस करेंगे और ये आपके आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
सबसे बेस्ट तरीका होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें और फिर जो है लेटर ऑन हम लोग और प्रैक्टिस भी करेंगे जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका पैसेज दिया हुआ है, देखिए अगेन जो चूजिंग ऑफ क्वेश्चन की बात हुई थी, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें आपका सिंगल करेक्ट ऑप्शन जो है वो होता है, क्योंकि जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं, आपको फिर 1 2 एंड 3 1 एंड 3 वाले जो होते हैं उसको आप लेटर ऑन बना सकते हैं। आपको सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाले पैसेजेस भी मिलेंगे, पहले आप इनको अटेम्प्ट करें क्योंकि ये ईजी होते हैं और एक ही ऑप्शन सही होता है, तो इसी कारण आप कोर मैसेज जो है इसे निकाल सकते हैं। अब आपको कहीं पे कोरोलरी दिया रहेगा, ठीक है, इन्फरेंस दिया हुआ रहेगा, डिफरेंट वर्ड्स हैं लेकिन ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। अगर आप पैसेज का, कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है, या कभी कभी आपको क्रिटिकल मैसेज भी बोल देगा कि क्रिटिकल मैसेज क्या हो रहा है, तो ये सारे चीज़ जो है एक ही चीज़ जो है एक ही तरफ पॉइंट करते हैं। जो भी आपको ऑप्शन सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग लगे वही ऑप्शन जो है वो सही होता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इंडिया, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इज टू इन्हांस द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, इन इंडिया होगा, ऑब्वियसली वो छूट गया है। ठीक है, एंड एनी वन विंग ऑफ सच मैक्रो पॉलिसी, मॉनेटरी और फिजिकल, कैनॉट इंडिपेंडेंटली वर्क विदाउट एक्टिव सपोर्ट ऑफ अनदर। ठीक है, एक छोटा सा पैसेज है, यहां पर क्या दिया हुआ है कि इन इंडिया द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इज टू इनहैंस द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, मैक्रो, आपको पता है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होता है, आपने पढ़ा है इकोनॉमी में। एनी वन विंग ऑफ सच मैक्रो पॉलिसी, मॉनेटरी और फिजिकल, मतलब दो पार्ट होता है, आपको पता है मैक्रो पॉलिसी का, मॉनेटरी एंड फिजिकल, कैनॉट इंडिपेंडेंटली वर्क विदाउट एक्टिव सपोर्ट ऑफ अनदर। ठीक है, दोनों जो है इन टैंडम वर्क करते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर मॉनेटरी पॉलिसी कुछ अलग है, फिजिकल पॉलिसी कुछ दूसरे चीज़ को टारगेट कर रहा है, तो कभी भी जो है वो आपका इकोनॉमी का जो है वो ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सा पैसेज है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कोरोलरी टू द पैसेज गिवन अबव। अब आपको बताना है, पहला ऑप्शन है आपका, द सेंट्रल बैंक कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है। अगेन अगर आप क्वेश्चन जा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है वो काफी कन्विंसिंग है। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं आगे दूसरा स्टेटमेंट, गवर्नमेंट शुड रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस क्लोजली। अगेन देखिए यहां पर कहीं पे बात नहीं आ रहा है आपका फाइनेंशियल मार्केट्स का। ठीक है, अगेन मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रहा है कि गवर्नमेंट शुड रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस क्लोजली। ठीक है, और अगेन यहां पे मॉनेटरी और फिजिकल का भी बात हो रहा है, तो फिजिकल का कोई चीज जो है इसमें कवर नहीं हो रहा है। उसके बाद सी आप देखेंगे, मार्केट इकोनॉमी इज नॉट कंपैटिबल विद सोशलिस्ट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। अगेन दिस इज अ वेग स्टेटमेंट, यहां पर कहीं से सोशलिज्म और सोशलिस्ट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी इस तरह का कोई जो है पैराग्राफ नहीं है। ठीक है, तो इसको भी आप जो है रूल आउट कर सकते हैं। डी क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड फॉर इनहांसिंग द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल। अगेन दिस इज ऑफ द टॉपिक, एक ऑप्शन दिया हुआ है कि ठीक है ये स्टेटमेंट सही है कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड फॉर इनहांसिंग द इकोनॉमिक वेलफेयर, लेकिन यहाँ पर जो है वो इसका कोई भी जिक्र नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स का तो डेफिनेटली नहीं है। तो आप बता सकते हैं कि सबसे कन्विंसिंग ऑप्शन क्या है कि द सेंट्रल बैंक कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये सेंट्रल, आप बोलेंगे ये सेंट्रल बैंक कहाँ से आ गया, तो आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो किसी भी कंट्री का जो है वो रेगुलेट कौन करता है, वहाँ का सेंट्रल बैंक। जैसे हमारे केस में कौन है, आरबीआई है, तो आरबीआई आपको पता है जो है वो गवर्नमेंट के फिजिकल पॉलिसी के अनुसार ही अपना मॉनेटरी पॉलिसी जो रेपो रेट्स है उसको रिवाइज करता है। तो इसी कारण इन दोनों जो है वो क्या करते हैं, साथ में काम करते हैं, तभी मॉनेटरी और फिजिकल का यूनिफिकेशन होता है और तभी जो है आपको पता है प्रॉपर इकोनॉमी का ग्रोथ होता है। तो इसी कारण सबसे देखिए अब ये जो स्टेटमेंट था ये इसमें सेंट्रल बैंक का कहीं भी जिक्र नहीं था आपके पूरे पैराग्राफ में, लेकिन फिर भी ये जो है सबसे कन्विंसिंग है और ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बता रहा है कि ये किसी भी कंट्री के साथ यही होता है कि अगर वहाँ सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट अगर साथ में काम करते हैं तो वहाँ का इकोनॉमी का जो ग्रोथ होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो इसी कारण आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके सीसैट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसको पहले आप रीड आउट करिए, अगेन वीडियो को पॉज करिए, रीड आउट करिए और फिर जो है आपको बताना है कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। क्वेश्चन क्या है, मिडीवल मर्चेंट्स रिस्क द हजार्ड ऑफ द सिल्क रोड टू रीच द मार्केट्स ऑफ चाइना। Portuguese caravels in the 15th century sailed beyond the bounds of the known world, searching less for knowledge than for gold and spices. Historically, the driver for opening frontiers has always been the search for resources. Science and curiosity are weak drivers.
The only way to open up space, whether the space of solar system or interstellar space, is to create an economic engine and that engine is resource extraction. ठीक है, तो एक अच्छा सा एक आपको दिया हुआ है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट सम्स अप द पैसेज गिवन अबव. अगेन से वही चीज़ है, सम्स अप मतलब जो है इस पैसेज में आपको दिया है कोर मैसेज क्या ये कन्वे करना चाह रहा है वही है. तो क्या है पहला आपका ऑप्शन, वेल्थ जनरेशन इज द प्राइमरी मोटिव फॉर एनी ह्यूमन एंडेवर. ये बहुत हद तक सही है क्योंकि यही बोल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हिस्टोरिकली द ड्राइवर फॉर द ओपनिंग फ्रंटियर्स, मतलब कि जो लोग पहले सेलर्स थे, ठीक है, या फिर जो ह्यूमन एंडेवर्स हुआ, जो रिस्क लेके लोग काम किए पहले, तो वो किसके लिए किए? फॉर फ्रंटियर हैज़ ऑलवेज बीन द सर्च फॉर रिसोर्सेज, नए रिसोर्स को सर्च करने के लिए. चाहे वो आपका स्पाइसेस जैसे इंडिया के केस में मिल गया, कभी जो है कुछ दूसरे तरह का रिसोर्स, कोल सर्च करने के लिए लोग जा सकते थे, ठीक है, न्यू लैंड सर्च करने. तो बेसिकली रिसोर्सेज से ही एक जो है एक रिसोर्सेज का नीड था और रिसोर्सेज वॉज द मेन ड्राइवर फॉर ह्यूमन एंडेवर्स. और ये क्या कह रहा है कि साइंस और जस्ट बिकॉज ऑफ साइंस, क्यूरियोसिटी, एडवेंचर जो है वो वीक ड्राइवर होता है किसी भी इस तरह के, आप बोल सकते हैं जो न्यू इंटरवेंशंस होते हैं ह्यूमन का. तो मेन जो है ड्राइवर दैट इज रिसोर्सेज. तो यहाँ पर पहला वाला जो है वेल्थ जनरेशन इज ऑब्वियसली इज अ काइंड ऑफ रिसोर्स. तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, इज अ प्राइमरी मोटिव. ये भी बात सही है कि हाँ ये प्राइमरी मोटिव होता है किसी भी ह्यूमन एंडेवर का. आगे देखते हैं, ये आप जो है इसको अभी तक रख सकते हैं कि हाँ ये जो है कन्वे कर रहा है. दूसरा क्या है, स्पेस, whether space in solar system or interstellar space will govern our future economy. ठीक है, अगेन दिस इज अ वेग स्टेटमेंट, इसका कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि जहाँ बोल रहा है कि आगे के स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है कि द ओनली वे अप स्पेस, मतलब स्पेस में जो है अगर आपको अच्छे से काम करना है या डेवलपमेंट आपको चाहिए, तो चाहे स्पेस ऑफ सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर स्पेस, इट इज़ टू क्रिएट अ इकोनॉमिक इंजन एंड दैट इंजन इज रिसोर्स एक्सट्रैक्शन. अगर हमें स्पेस में कोई रिसोर्स मिल जाए, हमें लगे कि वहाँ से हम जो है ला सकते हैं अर्थ में, तो डेफिनेटली एक्सपेडिशंस जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा. तो ये स्टेटमेंट ये बोलता है, लेकिन यहाँ पर ये बोल दिया हुआ है स्पेस, whether space in solar system or interstellar space will govern our future economy. दिस इज अ रैंडम स्टेटमेंट, ये कुछ भी बिल्कुल सही नहीं है, तो इसको आप जो है कर सकते हैं कि ये नहीं होगा. उसके बाद क्या है, सी है, ह्यूमन बींग्स आर मोटिवेटेड टू एक्सप्लोर न्यू फ्रंटियर्स प्रिंसिपली बाय इकोनॉमिक कंसिडरेशंस. अगेन देखिए ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट जो है वो बहुत मिलता जुलता है, लेकिन इसमें देखिए क्या है, वेल्थ जनरेशन इज द प्राइमरी मोटिव ऑफ एनी ह्यूमन एंडेवर, और यहाँ पर दिया हुआ ह्यूमन बींग्स आर मोटिवेटेड टू एक्सप्लोर न्यू फ्रंटियर्स प्रिंसिपली बाय द इकोनॉमिक कंसिडरेशन. ये इसी स्टेटमेंट को जो है वो मॉडरेट करके दिया हुआ है और थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है बता रहा है कि जो न्यू फ्रंटियर्स एक्सप्लोर करते हैं दैट इज प्रिंसिपली, मतलब एक अच्छा एक मॉडरेट वर्ड यूज करके जो है इसको बताया गया कि मेजरली जो होता है वो इकोनॉमिक कंसिडरेशन होता है. हाँ डेफिनेटली कुछ लोग जो है जो एक्सपेडिशंस किए होंगे वो कुछ लोग जो है साइंस क्यूरियोसिटी के लिए भी किए होंगे, लेकिन प्रिंसिपली जो है दैट इज फॉर इकोनॉमिक कंसिडरेशन. तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका ज़्यादा बेटर लग रहा है रैदर देन ऑप्शन ए. तो अभी तक जो है ऑप्शन सी जो है वो आपका आंसर होना चाहिए. डी देखते हैं, वेल्थ जनरेशन इज बेस्ड ऑन हाई रिस्क टेकिंग बिहेवियर ऑफ सब मैन. अगेन दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, बस इस पैराग्राफ में ये चीज़ नहीं बताना चाह रहा है क्योंकि ये पैराग्राफ बता रहा है कि वेल्थ जनरेशन जो है वो मतलब वेल्थ जनरेशन जो है वो जो है प्राइमरी ड्राइवर है ऑफ न्यू एक्सपेडिशंस. ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं हो रहा है, तो ये भी गलत है. तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन सी. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन दिस इज CSAT 2021 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, आपको पहले पढ़ना है इसको. यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विथ रेस्पेक्ट टू वॉट आर कॉल्ड डिनोमिनेशंस ऑफ रिलीजन, इफ एवरीवन इज लेफ्ट टू बी जज ऑफ हिज ओन रिलीजन देन there is no such thing as religion, that is wrong. But if they are to be a judge of each other's religion, there is no such thing as religion, that is right. And therefore all the world is right or all the world is wrong in the matter of religion. ठीक है, अब यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा जो है ये एक दिया हुआ है आरसी. तो इसका क्या है, लॉजिकल एजम्पशन बताना है कि व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल एजम्पशन दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज गिवन अबव. ठीक है, चलिए ऑप्शंस को देखते हैं. अब आप समझ गए होंगे पैसेज को, अगर नहीं समझे तो आगे एक्सप्लेन करेंगे इसको.
नो मैन कैन लिव विदाउट अडेयरिंग टू सम रिलीजियस डिनोमिनेशंस। अगेन दिस इज रॉन्ग, ये जो है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है और आप बोल रहे हैं कि बहुत ही नैरो पर्सपेक्टिव वाला स्टेटमेंट है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर जो मैसेज जो ये कन्वे करना चाह रहा है, जैसे ये एक लाइन बहुत, अगर आप इस लाइन से ही समझ जा रहे होंगे कि देयर इज नो सच थिंग एज रिलीजन दैट इज रॉन्ग, ठीक है, बट इफ दे आर टू बी अ जज ऑफ ईच अदर रिलीजन देयर इज नो सच थिंग एज रिलीजन दैट इज राइट। मतलब ऐसा है कि अगर एक पर्सन जो है वो अपने रिलीजन को अगर जज करने बैठ जाए तो कोई भी रिलीजन रॉन्ग नहीं होता, उनको सब चीज़ सही लगता है अपने रिलीजन में। लेकिन अगर कोई एक दूसरे के रिलीजन को अगर जज करता है तो उस केस में क्या हो जाता है, देयर इज नो सच थिंग एज अ रिलीजन दैट इज राइट। मतलब कोई रिलीजन जो है वो परफेक्ट नहीं दिखेगा, हमें जो है सामने वाले रिलीजन में कुछ खराबी दिखेगा और उन्हें जो है हमारे रिलीजन में दिखेगा। तो ये चीज़ जो है ये कन्वे करना चाह रहा है। अब पहला स्टेटमेंट क्या है, नो मैन कैन लिव विदाउट अडेयरिंग टू सम रिलीजियस डिनोमिनेशन। अगेन ये जो है स्टेटमेंट आपका बहुत ही नैरो है, ठीक है, ये कुछ दूसरा ही चीज़ बोलना चाह रहा है। तो ये स्टेटमेंट अभी डायरेक्टली जो है हमारे ऑप्शन जो है इसको रूल आउट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी वन टू प्रोपोगेट्स वन रिलीजियस डिनोमिनेशन। अगेन दिस इज ऑफ द टॉपिक जो है ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसा कहीं पर नहीं दिया हुआ है कि सब किसी मतलब इट इज़ अ ड्यूटी या रिलीजन के बारे में सिर्फ बात नहीं हो रहा है कि आपको प्रोपोगेट करना है एक दूसरे के रिलीजन को, मतलब अपने रिलीजन को। तो इसी कारण ये ऑप्शन को भी आप डायरेक्टली रूल आउट कर सकते हैं, ठीक है। सी, ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है जिसमें ऑप्शंस जो है वो आप बहुत इजीली रूल आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है बिल्कुल एब्सर्ड स्टेटमेंट है, ऑफ द टॉपिक स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या है, सी, रिलीजियस डिनोमिनेशंस टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको देख के ही लग रहा है, देखिए, क्योंकि अभी हमने जस्ट देखा कि ये ओवरऑल रिलीजन का ही जो है इनेट एक डिसक्वालिटी, मतलब आप बोल सकते हैं जो क्वालिटी है या बोल सकते हैं जो बुराई है उसको दर्शा रहा है कि एक दूसरे को, रिलीजन को जब भी हम जज करते हैं तो कुछ ना कुछ फ्लॉज निकल जाता है, और अगर अपने रिलीजन को जज करते हैं तो हमें सब चीज़ सही लगता है। तो ये क्या होता है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है वो क्या करते हैं, टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो अभी तक सबसे सही लग रहा है। उसके बाद देखते हैं डी क्या है, मैन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजियस डिनोमिनेशन, ठीक है। ये भी कुछ हद तक सही लग रहा है, लेकिन अगर आप इस दोनों में कंपेयर करेंगे 3 और 4 में तो आपको लगेगा कि नहीं, ये जो है वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को लेके चल रहा है पूरी तरह से। जो है ये सब जो है आपको एक तरह से होता है ना कि पूरा समराइज करके एक चीज़ बता दिया आपको एक लाइन में कि रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है वो क्या करते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं कि मैन जो है वो एक ही है, ठीक है, चाहे वो डिफरेंट रिलीजन का हो लेकिन मैन तो है वो एक ही है। तो ये जो है सबसे बेस्ट जो चीज़ को कन्वे कर रहा है। तो इसी कारण आपको जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो हो जाना चाहिए ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है, रिसर्चर्स स्टिमुलेटेड स्ट्रीट लाइटनिंग ऑन आर्टिफिशियल ग्रासलैंड प्लॉट्स कंटेनिंग पी एपिड्स सैप सकिंग इंसेक्ट्स एट नाइट, ठीक है। पी एपिड्स जो है वो एक तरह का सैप सकिंग इंसेक्ट है, और ये जो ये रिसर्चर हैं वो क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेटेड स्ट्रीट लाइटनिंग को यूज़ करते हुए ऑन आर्टिफिशियल ग्रासलैंड प्लॉट जो है एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कहाँ, रात में, ठीक है। दीज वर एक्सपोज टू 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट, a white light similar to newer commercial LED lights and an amber light similar to sodium street lights. The low intensity amber light was shown to inhibit rather than induce flowering in a wild plant of the pea family, which is a source of food for pea aphids in grasslands. ठीक है, the number of aphids was also significantly suppressed under the light treatment due to limited amount of good available. ठीक है, तो आपको बताना है इसमें क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट क्रिटिकल इन्फेरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज गिवन अबव। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया हुआ है, उसे आप जो है मोस्ट क्रिटिकल इन्फेरेंस जो है आपको ड्रॉ करना है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट का बात हो रहा है जिसमें ये बोला जा रहा है कि अगर हम लोग उस जो है लो इंटेंसिटी एम्बर लाइट को यूज़ करते हैं तो जो पी प्लांट है उसका ओवरऑल आप बोल सकते हैं जो प्रोडक्शन है वो घट जाता है। जब उसका प्रोडक्शन घटता है, ठीक है, वो जो प्रोड्यूस कर रहा है पी वो घट जाता है, तो उसकी वजह से जो उस पर जो सैप सकिंग इंसेक्ट है वो भी, उसका भी पॉपुलेशन घटने लगता है, क्योंकि जो है फूड जो है वो कम हो जाता है। बस ये पूरे पैराग्राफ को पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि इसका ये मतलब है। अब हम लोग देखते हैं कि इससे जो है क्या सही सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है आपका, लो इंटेंसिटी लाइट हैज़ मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट्स एज कंपेयर टू हाई इंटेंसिटी लाइट। अगेन देखिए, यहाँ पर एडवर्स है या नहीं है ये नहीं पता है। अब जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो उसका पी का जो प्रोडक्शन है वो घट जा रहा है एम्बर लाइट में, ठीक है,
लेकिन अभी के ज़माने में क्या यूज़ होता है हम लोग का, कॉमर्शियल एलईडी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉमर्शियल एलईडी को यूज़ करने की वजह से क्या हो रहा है कि पी का जो है वो प्रोडक्शन हो सकता है बढ़ रहा हो, ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी कि बढ़ रहा हो, और उसके वजह से इंसेक्ट्स का भी जो है अमाउंट बढ़ रहा है। तो ये जो है काफ़ी अननेचुरल फिनोमेना है, ठीक है, क्योंकि एलईडी लाइट की वजह से जो है अगर इसका बढ़ रहा है तो एक तरह से इकोसिस्टम बैलेंस जो है वो बिगड़ रहा है। अगेन दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि ये पैसेज में मैसेज हो सकता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका, लो इंटेंसिटी लाइट हैज मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट्स एज कंपेयर टू हाई इंटेंसिटी लाइट। तो ये जो है अगेन स्टेटमेंट काफी नैरो है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि अगर एम्बर लाइट हम लोग पहले यूज कर रहे थे तो वो जो है वो एडवर्स इफेक्ट दे रहा था प्लांट पे, और अब जो हम लोग एलईडी लाइट यूज कर रहे हैं ये बहुत अच्छा प्रोडक्शन इंक्रीज कर दे रहा है। तो ये स्टेटमेंट जो यही बोलना चाह रहा है तो ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत ही नैरो पर्सपेक्टिव है, क्योंकि एडवर्स इफेक्ट का बात जो है अभी नहीं हुआ है, ठीक है। यहां पर सिर्फ बात हो रहा है कि उसके वजह से पी प्रोडक्शन घट जा रहा है, जिसके वजह से इंसेक्ट का जो है पॉपुलेशन पे भी अफेक्ट पड़ रहा है। उसके बाद क्या है, बी क्या है, ऑप्शन बी क्या है, लाइट पॉल्यूशन कैन हैव अ परमानेंट एडवर्स इंपैक्ट ऑन एन इकोसिस्टम। अगेन देखिए, अभी हमने जस्ट पहले ही आपको बताया था इंस्ट्रक्शंस में कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को देखें तो हमेशा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव वाले ऑप्शन को जाइए। अब ये जो ऑप्शन है लाइट पॉल्यूशन, यहाँ पे बात हो रहा है लाइट पॉल्यूशन का, पहले जो है एम्बर लाइट था, अब एलईडी लाइट, व्हाइट लाइट्स जो हम लोग यूज करते हैं, तो एक तरह से वो लाइट पॉल्यूशन ही है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, लाइट पॉल्यूशन कैन हैव अ परमानेंट एडवर्स इंपैक्ट ऑन एन इकोसिस्टम। यहां पर क्या बात हो रहा है कि यहां पर हो सकता है कि लाइट पॉल्यूशन की वजह से जो है कुछ जो है इरिवर्सिबल इंपैक्ट जो है वो इकोसिस्टम पे पड़ जाए, क्योंकि ये जो अननेचुरल वे में ही हो रहा है ना कि आपका जो है पी का प्रोडक्शन बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से जो है इंसेक्ट्स बढ़ जा रहे हैं, तो हो सकता है इकोसिस्टम बैलेंस जो है वो बिगड़ जाए। तो एक जो अच्छा इनकम्पासिंग जो है आपका ऑप्शन लग रहा है वो लग रहा है ऑप्शन बी अभी तक, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाइट लाइट इज बेटर फॉर फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स एज कंपेयर टू द लाइट ऑफ अदर कलर्स। अगेन दिस इज, यहां पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो हुआ है आपका एम्बर लाइट और व्हाइट लाइट, तो अदर लाइट्स का जो है वो बात यहां पर नहीं हुआ है, अदर कलर्स का बात नहीं हो रहा है। तो अगेन इस पर हम लोग जो है वो नहीं पहुंच सकते हैं, लॉजिकल डिडक्शन जो है ये नहीं कर सकते हैं कि जो है वो बाकी कलर से जो है वो ज़्यादा अच्छा है व्हाइट लाइट, अगर फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स की बात करें तो, ठीक है। उसके बाद क्या है, और अगेन यहाँ पे फ्लावरिंग जो है बात हो रहा है, तो यहाँ पर जो है आपका देखेंगे तो आप ये क्या है, ये जो है ऑप्शन आपका सही नहीं लग रहा है। आगे देखेंगे, डी प्रॉस्पर इंटेंसिटी, ठीक है, सॉरी प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन एन इकोसिस्टम इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्लांट्स बट फॉर एनिमल्स टू। यहाँ पर भी जो है देखिए ये जो है स्टेटमेंट सही हो सकता है, अगेन ये भी ऑप्शन जो है आपका सही हो सकता है, ऑप्शन डी भी, प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन एन इकोसिस्टम इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्लांट्स बट फॉर एनिमल्स टू, क्योंकि यहाँ पर जो है इंसेक्ट्स को जो है एनिमल सेक्शन में रखा जा रहा है, तो हाँ कि उससे जो है मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट से जो है वो अफेक्टेड कौन कौन सा है, आपका प्लांट भी है और एनिमल भी है, तो ये ऑप्शन भी जो है वो सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो बेटर ऑप्शन होगा कि लाइट, क्योंकि ये जो है एक अभी देख रहे हैं कि करेंटली हमारे यहाँ जो एलईडी लाइट्स यूज हो रहा है वो लाइट पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, व्हाइट लाइट यूज होता है, हाई फ्रीक्वेंसी लाइट है, तो वो क्या कर रहा है, वो डेफिनेटली कुछ हमारे इकोसिस्टम को भी मॉडिफाई कर रहा होगा, जिसकी वजह से म्यूटेशंस होगा मतलब इकोसिस्टम में, और जो है पैटर्न्स बदलेगा, चाहे वो प्लांट का हो एनिमल का हो। तो अगर आप इन दोनों में चूज करना चाहेंगे तो आपको क्या लगेगा कि सही ऑप्शन जो है वो ज्यादा है ऑप्शन बी। अगेन दिस इज डिफिकल्ट, वहां पे चूज करना डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगेन दिमाग में हमेशा ये बात रखिए कि जो मोर इनकम्पासिंग हो, जो ब्रॉडर मैसेज कन्वे करे, वैसे ऑप्शंस के लिए आपको जाना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पे अगेन, दिस इज अ शॉर्ट, देखिए ये सारे क्वेश्चन जो ये छोटे क्वेश्चन है ये आप फर्स्ट गो में अटेम्प्ट कर सकते थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है। जो आगे हम लोग देखेंगे जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जिसमें आपका जो है मोर देन वन करेक्ट वाले ऑप्शंस होते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगता है और वैसे को जो है आपको लास्ट में करना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मोस्ट पीपल वुड एग्री दैट टेलिंग डेलिबरेट लाइज इज रॉन्ग एक्सेप्ट परहैप्स इन सर्टेन स्पेशल सिचुएशंस वेयर मोर हार्म विल बी डन बाय टेलिंग द ट्रूथ, ठीक है। Even the most truthful people probably tell a good many more lies than might be regarded as semantic lies. Their use of words contains some measures of falsehood, more or less deliberate. ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि बेसिकली एक मैसेज कन्वे करने का, अभी इसका बहुत डिटेल में नहीं जा रहा है, लेकिन एक ओवरऑल आपको पढ़ने के बाद समझ में आ रहा होगा कि ये बोला जा रहा है कि कभी कभी जो है वो ट्रूथ बताना जो है वो ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है रैदर देन टेलिंग सटल लाइज, ठीक है। आप जो है थोड़ा सा लाई में अगर उसको मिला के अगर जो है आप ट्रूथ जो है अगर छुपा लें,
ठीक है, या फिर आप उसको इस तरह से प्रोड्यूस करें तो लोगों के सामने जो है हार्म जो है वो कम होता है। ठीक है, जो भी इसको सुन रहा है उसके लिए हार्म कम होता है, कभी कभी के स्पेशल सिचुएशंस की बात हो रही है। ठीक है, और इसमें बोला जा रहा है कि इवन दी मोस्ट, जो सबसे सत्यवादी लोग हैं वो भी जो है विल टेल अ गुड मैनी मोर लाइज दैट माइट बी रिगार्डेड एज सिमेंटिक लाइज एंड देयर यूज ऑफ वर्ड कंटेन्स सम मेजर ऑफ, मतलब कुछ मेजर ऑफ फॉल्सहुड यूज करके जो है, जो काफी डेलिबरेट होगा, जिसके वजह से जो होगा कि वो ट्रू जो है वो नहीं बताएंगे। ठीक है, मतलब ट्रुथ जो है वो एकदम आपके सामने नहीं रख देंगे कि जिसकी वजह से आपको हार्म हो जाए। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं ऑप्शंस क्या है। विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग हैबिट इज फाउंड मोर ऑफन इन गुड पीपल। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, मिक्सिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैबिट्स इज फाउंड मोर ऑफन इन गुड पीपल। तो यहां पर जो है बात हो रहा है गुड पीपल का, मतलब हुआ कि जो है जो ट्रूथफुल पीपल का ही जो है मेंशन कर रहा होगा गुड पीपल को। तो देखते हैं ऑप्शन से क्या होता है, मिक्सिंग अप दी ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, अगेन देखिए ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। ये नेगेटिव स्टेटमेंट क्यों है, क्योंकि आप मिक्स कर रहे हैं ट्रू और फॉल्स को, तो ये एक नेगेटिव कॉनोटेशन में भी लोग लिख सकता है कि आप जो है सही गलत को मिला के बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, ये थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड को है, पहले ही बार में आपको लग जाएगा कि ये जो है थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। अगर नहीं देखेंगे कोई दूसरा ऑप्शन होगा तो फिर हम लोग जो है इस पर वापस आएंगे। उसके बाद क्या है, बी इंटेंशनल मिक्सिंग अप ऑफ ट्रूथ विद दी फॉल्स। ठीक है, इंटेंशनल मिक्सिंग अप ऑफ ट्रूथ विद फॉल्स, यहां पर जो है ये देखिए बिल्कुल स्टेटमेंट जो है लग रहा है सही, सटल है स्टेटमेंट। ठीक है, और जो है काफी डेलिबरेट स्टेटमेंट है, अच्छे से बताया जा रहा है कि अगर आप जो है इंटेंशनली मिक्स कर सकते हैं और ट्रूथ को थोड़े से फॉल्स के साथ, कि आपको कभी कभी जो है वो ट्रूथ को अगर बताना है तो आप उसमें थोड़ा सा फॉल्स मिक्स कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी बहुत हद तक ट्रूथ ही रहेगा, लेकिन आप उसको एक तरह से ऐसे प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो सामने वाले के लिए जो है वो बेनिफिशियल हो। ठीक है, सी क्या है, फॉल्सिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स। दिस इज अ स्ट्रेट, ये अगेन स्ट्रेट स्टेटमेंट है, बिल्कुल ही स्टेटमेंट गलत होगा, स्ट्रेट एरो है ये कि फॉल्सिफाई, मतलब हम फैक्ट्स को ही फॉल्सिफाई कर दें तो वो फॉल्सिफिकेशन कर दें, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। कंप्लीट कंसीलमेंट ऑफ ट्रूथ, ये भी स्टेटमेंट बहुत ईजिली आप रूल आउट कर सकते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं, मतलब कि पूरी तरह से आप ट्रूथ ही छुपा लें, ये बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रहा है कि आपको सटल वे में जो है करना है, कुछ फॉल्स को मिला के ट्रूथ बताना है, तो ये ऑप्शन भी आप डायरेक्टली रूल आउट कर सकते हैं। तो सबसे सही ऑप्शन जो लग रहा है दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, ए भी लग रहा है मिक्सिंग अप दी ट्रू एंड फॉल्स, लेकिन वो उसका एक नेगेटिव भी हो सकता है कि आप जो है झूठ सच मिला के बता रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि गुड पीपल के बारे में पूछ रहा है, तो वो क्या करें कि जो इवन जो ट्रूथफुल पीपल के बारे में बात हो रही है, तो वो क्या होगा कि दे विल रिगार्डेड एज अ सिमेंटिक, देयर यूज ऑफ वर्ड्स कंटेन सम मेजर ऑफ फॉल्सहुड, कुछ मेजर ऑफ फॉल्सहुड जो है वो यूज करते हैं ट्रूथ के साथ। ठीक है, जो कि बहुत ही जो है डेलिबरेट होता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो लग रहा है दैट इज आपका ऑप्शन बी। अगेन जो है आपको ये कैसे आएगा, अगर आप जो है थोड़ा सा एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगर आप सी सैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो है कैट का भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जो अगर आपको मिले कहीं पर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल रहता है, तो उसके भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। पास्ट टाइम में जो है डेफिनेटली आप क्योंकि एडिटोरियल पढ़ते हैं तो बहुत हद तक आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कवर हो जाता है। अगर आपको एडिटोरियल पढ़ के जो है खास करके अच्छे पेपर्स का, चाहे वो द हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस हो, अगर आपको समझ में आता है, अगर आप उसके पैराग्राफ्स को इंटरप्रेट कर पाते हैं, तो आपको पैसेज में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, डेफिनेटली इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, आपको थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सी सैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है। या जो आपके मिलते जुलते एग्जाम्स हैं जैसे कैट है, कैट का क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा रहता है, उसका मतलब आरसी पैसेज थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन वंस अगर आप उसके लिए थोड़ा सा ट्रेंड हो जाएंगे तो सी सैट का जो है वो आपको क्वेश्चन काफ़ी ईजी और स्टैंडर्ड लगने लगेगा। ठीक है, ऐसे आपको सी सैट के प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो पहले सॉल्व करने चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब बात आती है जो इस तरह का होता है जिसमें आपके मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिए हुए रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपका जो है बहुत सारा स्टेटमेंट जो है दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए कि आपको अगेन यहाँ पे सेम जो आप जैसे जो पेपर 1 में आप करते हैं जहाँ पर जीएस का, तो वहाँ पर आप सारे, आपको पता है कि आपको सारा ऑप्शंस जो है वो नहीं पता है। ठीक है, सारा ऑप्शंस आपको नहीं पता रहता है, तो एक आप ऑप्शन ढूंढते हैं कि ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। ठीक है, ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। अब वो जिसमें है वो ऑप्शंस आपका एलिमिनेट हो जाता है। सेम टेक्निक आपको जो है यहाँ पर भी अप्लाई करना है, सेम चीज़ वही लगेगा। आपको क्या करना है, कुछ ऐसे जैसे अभी हमने देखा ना पिछले क्वेश्चन में कि कुछ स्टेटमेंट है जैसे कि कंप्लीट कंसीलमेंट ऑफ ट्रूथ, इस तरह का स्टेटमेंट अगर आपको मिल जाए कहीं ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट्स में, तो आप बोल देंगे कि ये तो डेफिनेटली जो है स्ट्रेट एरो है, और जो है ये जो है आप बोल सकते हैं कि ये गलत हो सकता है, ये स्टेटमेंट जो है डायरेक्टली कुछ चीज़ बताना चाह रहा है और एकदम पैसेज से बिल्कुल अलग मैसेज कन्वे कर रहा है, तो आप उसको रूल आउट कर सकते हैं। उसको रूल आउट करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शंस जो है आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर पढ़ते हैं।
In the immediate future, we will see the increasing commodification of many new technologies, artificial intelligence and robotics, 3D manufacturing, custom made biological and pharmaceutical products, lethal autonomous weapons, and driverless cars. ठीक है? This will pose conundrums. The moral question of how a driverless car will decide whether hitting a jaywalker and swerving and damaging the car has often been debated. ठीक है, swerving means कि changing direction. ठीक है, the answer is both simple, save the human life, and complex. At which angle should the car swerve? Just enough to save the jaywalker or more than enough? If the driverless car is in Dublin, who would take the decision? The Irish government or the car's original code writer in California or a software programmer in Hyderabad to whom maintenance is outsourced? If different national jurisdictions have different fine print on prioritizing a human life, how will it affect insurance and investment decisions, including transnational ones? ठीक है, एक जो है बेसिकली बता रहा है इल इफेक्ट ऑफ जो होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स या आईओटी का बेसिकली बात हो रहा है यहाँ पर. ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, कि जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं मूविंग कार को, ड्राइवरलेस कार्स को. लेकिन यहाँ पर बात हो रहा है कि अगर वो कार के सामने एक जे वॉकर आ जाए और जो है आपको पता है हिटिंग अ जे वॉकर एंड स्वर्विंग, तो कितने जो है वो कितने आप बोल सकते हैं कि कितने एंगल से वो कार डेविएट करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा. ठीक है, और अगर होता है इन केस उसको कुछ डैमेज होता है, तो उस केस में इंश्योरेंस क्लेम जो है वो कैसे सेटल होगा. एक एग्जांपल लेके बात किया जा रहा है, क्योंकि अब जो है वो पूरी तरह से ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है. आपका एक पार्ट जो एक कार है उसमें बहुत सारा पार्ट जो है वो आउटसोर्स्ड होता है, वो बाहर से आता है, टेक्नोलॉजी आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं, फिर आप कार में इंटीग्रेट करते हैं. तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का बात हो रहा है. उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर जो है जो उसको मेंटेन करता है वो हैदराबाद में बैठा हुआ है. ठीक है, कार का ओरिजिनल कोड राइटर जो है वो कैलिफोर्निया में बैठा हुआ है. तो आप किस पर जो है वो ओनस डालेंगे कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, ठीक है, इसमें क्या गलती थी. तो इंश्योरेंस का या फिर किसी एक पर्सन को उसके राइट्स को क्लेम करना होगा, तो वो किसके पास जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक कार को बनाने में अब जो है पूरी तरह से वर्ल्ड एक तरह से इन्वॉल्व हो चुका है. ये जो है ब्रॉड मैसेज, ये पैसेज आपका कन्वे करना चाह रहा है. अब देखते हैं क्या है, क्वेश्चन क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द रैशनल, प्लॉजिबल एंड प्रैक्टिकल implications दैट कैन बी derived फ्रॉम द पैसेज गिवन above. ठीक है, तो आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ है, टू मच ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट्स ऑफ एनी कंट्री. ठीक है, दिस इज अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू मच ग्लोबलाइजेशन. अगेन ये स्टेटमेंट सही है, बहुत जगह बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन जो होता है वो भी खराब ही होता है कंट्री के लिए. लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, टू मच ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री. अगेन दिस इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी है, और जो है थोड़ा सा अभी जो स्टेटमेंट है सही नहीं लग रहा है. देखते हैं आगे, हो सकता है मे भी सही हो जाए. पहले दूसरे ऑप्शन को देखते हैं. ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आर इंक्रीजिंगली ब्लरिंग दी इकोनॉमिक बॉर्डर्स. बिल्कुल ये स्टेटमेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि यही बताना चाह रहा है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो है, क्योंकि हर कंपोनेंट जो है वो दूसरे कंट्री से आ रहा है, तो आर इंक्रीजिंगली ब्लरिंग दी इकोनॉमिक बॉर्डर्स. मतलब जो हमारा जो कंट्री का जो बॉर्डर्स है, कोई इंडिया है, यूरोप है, तो अब क्या हो रहा है कि क्योंकि सारे लोग मिल के काम कर रहे हैं एक प्रोडक्ट पे, तो इकोनॉमिक बाउंड्रीज जो है वो ब्लर्ड होते जा रहा है धीरे धीरे ड्यू टू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज. उसके बाद क्या है, इनोवेशन एंड कैपिटल हैव इम्पिंज्ड ऑन द डोमेन ऑफ द स्टेट. ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. क्यों बताइए, यहाँ पे बात हो रही है कि आयरिश डबलिन की बात हो रही है कि वहाँ पे अगर आयरिश गवर्नमेंट को इन केस जो है उस जो भी जिस भी पर्सन का एक्सीडेंट होता है, अगर उसको इंश्योरेंस देना है और गवर्नमेंट का रोल यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनोवेशन है जो कि टेक्नोलॉजी से, आप देखा हमने जो ड्राइवरलेस कार की बात हो रही थी, और कैपिटल जो कि कैपिटलिस्ट लोग होंगे जिनकी वो कार होगी, या मतलब जो कंपनी उस कार को बनाती होगी, हैज़ इम्पिंज्ड ऑन द डोमेन ऑफ द स्टेट. डेफिनेटली, क्योंकि स्टेट का रोल क्या है कि उस पर्सन को जो है अगर जो भी अफेक्टेड पर्सन है उसको रिलीफ पहुंचाए. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि इनोवेशन इतना ज़्यादा हो गया है, कंट्रीज़ में कैपिटलिज्म आ गया है, कंपनीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट को भी पैसा देती हैं और ओवरऑल उसके कंट्री का डेवलपमेंट भी करती हैं. तो इस तरह से क्या हो रहा है कि अब जो स्टेट का जो रोल होता है उस पर थोड़ा थोड़ा इम्पिक जो हो रहा है, मतलब एक तरह से इंटरवेंशन आ रहा है किसका, इनोवेशन और कैपिटल का. ठीक है, एक अफेक्ट जो है वो इफेक्ट जो है वो पड़ रहा है डोमेन ऑफ द स्टेट पे. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है सही है. तो आपका 2 और 3 तो बिल्कुल सही है. उसके आगे देखते हैं, पब्लिक पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री शुड फोकस ऑन डेवलपिंग इट्स ओन सप्लाई चेन्स.
ठीक है, पब्लिक पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री शुड फोकस ऑन डेवलपिंग इट्स ओन सप्लाई चेन्स। अगेन ये भी स्टेटमेंट सही हो सकता है, ये स्टेटमेंट आपका सही हो सकता है, क्योंकि फोकस कर सकता है ऑन सप्लाई चेन्स, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप सारे सप्लाई चेन्स को खुद बना लें, क्योंकि एक कार को बनाना है, अगर आपके अपने कंट्री में बना रहे हैं और आपके कंट्री में वो कार चल रहा है, तो आप ये नहीं कर सकते कि सारा कंपोनेंट जो है वो उसका खुद ही आप बनाने लगे, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो सही हो सकता है। आगे देखते हैं ऑप्शंस। अभी तक जो है जो स्टेटमेंट 1 थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और स्टेटमेंट आपका 4 जो है वो अगेन जो है थोड़ा सा लग रहा है कि दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, और जो है पूरी तरह से जो है मैसेज को कन्वे नहीं कर रहा है। ठीक है, ये कहीं से नहीं बोलना चाह रही है गवर्नमेंट कि जो है सप्लाई चेन खुद डेवलप करना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली स्टेट के रोल में जो है वो कंपनीज का इंटरवेंशंस बढ़ गया है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सारे जो है डेवलप करें खुद का सप्लाई चेन। ठीक है, उसके बाद क्या है, जियो पॉलिटिक्स विल हैव टू रिकनसाइल टू मेनी एम्बिग्विटीज एंड अनसर्टेनिटीज। ये स्टेटमेंट जो है आपका सही हो सकता है। ठीक है, जियो पॉलिटिक्स विल हैव टू रिकनसाइल टू मेनी एम्बिग्विटीज एंड अनसर्टेनिटीज, डेफिनेटली, क्योंकि अब हमने कहा कि टेक्नोलॉजी की वजह से इंटीग्रेशन बन गया है, तो जियो पॉलिटिक्स को भी जो है अपने को रिकनसाइल करना पड़ेगा टू मैनी, क्योंकि बहुत सारे एम्बिग्विटीज आ सकते हैं और बहुत सारे अनसर्टेनिटीज आते हैं। ये तो बोला ही गया है, लास्ट स्टेटमेंट में ही आपका बोला जा रहा है कि अब जो है आगे क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता है, तो ये जो है एम्बिग्विटीज और अनसर्टेनिटीज तो डेफिनेटली है ही है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही लग रहा है, 1, 4 एंड 5। ठीक है, तो 2 और 3 तो अगर आप देखेंगे तो 2 और 3 तो डेफिनेटली सही है। तो किस ऑप्शन में 2 और 3 आपका है? आपका जो है फर्स्ट वाले ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर दें तो बी सी डी में है। अब यहाँ पे अगर आपको करना है, सारे स्टेटमेंट्स भी सही हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट्स जो है वो सही हो सकते हैं, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 भी एक ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगेन जो बोला गया है कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स होता है उसको आपको है नेग्लेक्ट करके चलना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, टू मच ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, तो इस तरह के एक्सट्रीम वर्ड्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो वो स्टेटमेंट जनरली जो है वो यूपीएससी भी गलत मान लेता है। ठीक है, तो ऐसे यूपीएससी भी आजकल एनी और एक्सट्रीम वर्ड्स वाले चीज़ों को समझ गया है, तो उस तरह के क्वेश्चंस वो दे रहा है। लेकिन नॉर्मली अगर आप देखें तो आपको एक बार सोचना चाहिए कि ये स्टेटमेंट जो है वो नहीं हो सकता, ये गलत बता रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टू मच ग्लोबलाइजेशन इज नॉट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट को आप जो है नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट को जैसे ही आप नेग्लेक्ट करते हैं तो आपका ये दोनों ऑप्शन भी जो है वो खत्म हो जाता है, तो आपका सिर्फ बचता है 2, 3 एंड 5, क्योंकि 2 और 3 तो डेफिनेटली होगा और 5 भी डेफिनेटली होगा, क्योंकि हमने बोला कि बहुत ही जनरलिस्ट स्टेटमेंट है और ये पूरे पैसेज को जो है उसका मैसेज भी कन्वे कर रहा है कि आगे आने वाले में जियो पॉलिटिक्स को बहुत सारे एम्बिग्विटीज और अनसर्टेनिटीज के लिए जो है वो रेडी रहना पड़ेगा। तो 2, 3 एंड 5 तो होगा ही, तो ये ऑप्शन भी आपने 2 तो एलिमिनेट कर लिया। ठीक है, बी तो आपका एलिमिनेट हो गया है और आपका डी भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि हमने देखा एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। तो आपका सबसे बेस्ट जो ऑप्शन लग रहा है दैट इज 2, 3 एंड 5। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखिए, ये जो है ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, दिस इज टफ क्वेश्चन, इसको आप अवॉइड भी कर सकते थे, इसको आप जो है अवॉइड भी कर सकते थे एग्जाम में, क्योंकि इसके अलावा जैसे ये सब इजी क्वेश्चंस थे, ये सब आपको इजी क्वेश्चंस है, आप वंस प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, आपको अगेन 10 to 15 क्वेश्चंस जो है मिलेंगे जो कि सॉल्वेबल होते हैं, जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, इस तरह के भी आपको कुछ मिलेंगे, इसमें भी कुछ इजी मिल सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है उसको आप बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि कुछ में क्या होगा कि आपका कुछ स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा तो आप ऑप्शंस बहुत ईजिली एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट करिए, लेकिन जो सिंगल करेक्ट वाले होते हैं उसको आप पहले करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।